हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा राजस्थान के इतिहास में। राजस्थान का इतिहास 500 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी यानी लगभग 800 वर्षों का ये पीरियड है। इसके बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है, लेकिन क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। ये वो पीरियड है जब इससे पहले का जो पीरियड हमने अभी तक जो डील किया था उसमें हमारे को एक जो चीज़ समझनी वो ये है कि इससे पहले प्राक इतिहास हम कर चुके हैं। प्राक इतिहास में क्या क्या चीज़ें थी वो हमने उस इससे पहले वाले वीडियो में कवर की थी। इसमें हमने सबसे पहले पूरा पाषाण काल ये कवर किया था, कौन कौन से पत्थर मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। और इसमें भी आगे 3 पार्ट में बांटा था, निम्न पूरा पाषाण यानी लोअर, फिर मध्यम और फिर ऊपरी यानी लेटर। ये 3 पार्ट में था। उसके बाद में मध्य पाषाण ये पीरियड किया था हमने। फिर हमने किया था नवपाषाण। नवपाषाण के बाद में जो पीरियड हमने किया था वो था ताम्रपाषाण, कैल्कोलिथिक, जिसमें आहट गिलुंड वगैरह किया था। फिर उसके बाद में कांस्य युगीन किया था। कांस्य युगीन के बाद में जो इसमें आ जाता है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता के बाद का जो पीरियड है वो हमने किया है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो है वो है पूर्व वैदिक काल। इस समय ओसीपी प्रकार के यानी गेरुए रंगीन मृदभांड मिलते हैं। 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का पीरियड जो है वो उत्तर वैदिक काल है। ये हमने किया। इसमें पीजीडब्ल्यू प्रकार के यानी चित्रित दूसरे मृदभांड मिलते हैं। मनुष्य ने यहाँ पे लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट किया था। इस संबंध में जितनी जो स्थल मिलते हैं राजस्थान में उस पर हमने डिटेल में करा है। अगला जो टॉपिक है वो है इस पीरियड के बाद का राजस्थान का इतिहास। तो ये हमारा टॉपिक जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 3वीं सदी। अब इस पीरियड में क्या क्या आएगा? इस पीरियड में सबसे पहला जो ये पीरियड आप देख रहे हो वो है 200 साल का पीरियड, 500 से 300 ईसा पूर्व, यानी महाजनपद काल से लेके मौर्य काल। इसके पीरियड में राजस्थान में क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी सभ्यताएं मिलती है। महाजनपद काल क्या है कि पहले जब वैदिक पीरियड में जो जन मिलते हैं, जन उस समय इकाई होती थी, राज्य को जन बोला जाता था, मतलब ये डायनामिक इकाई होती थी। फिर धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में ये जन जो थे ये जनपद बन गए और 600 शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ये महाजनपद बन गए। यानी 16 बड़े राज्य मिलते हैं जिनका उल्लेख भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय इत्यादि किताबों में मिलता है। इंडियन की हिस्ट्री में देखेंगे ये 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। और ये जो पीरियड है वो 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आर्थिक रूप से इस समय इंडिया में दूसरा नगरीकरण हुआ। पहला नगरीकरण था सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। दूसरा धार्मिक सांस्कृतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इत्यादि धर्म अस्तित्व में आते हैं। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो 16 राज्य जो हैं वो अस्तित्व में आते हैं, उनके उल्लेख हमारे को मिलते हैं। उसमें राजस्थान का क्या संबंध है वो समझने का प्रयास करेंगे। अब 16 महाजनपद का पीरियड आते आते राजस्थान अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना स्टार्ट कर रहा था। तो राजस्थान का उल्लेख या राजस्थान के क्षेत्र का उल्लेख कहाँ का मिलता है वो हमें पहले समझना जरूरी है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, रामायण में उल्लेख मिलता है, महाभारत में माघ का ग्रंथ है शिशुपाल वध, वराहमिहिर की बृहद संहिता और कई पुराणों में इस क्षेत्र का नाम मिलता है। राजस्थान नहीं मिलता, इस क्षेत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में जो पहले व्यापारी चलते थे उनकी किताबें होती थी, उनको नियामक ग्रंथ बोलते हैं। उसमें पश्चिमी मारवाड़ में एक समुदाय का उल्लेख है जिसका नाम है दशेरक, ये उसका उल्लेख मिलता है। फिर इसी काल में ये इन राज्यों के नाम मिलते हैं जहाँ ये जनजाति मत्स्य, सल्व, भोज, उत्तम भद्र, योद्धे इत्यादि मिलते हैं। फिर मौर्योत्तर काल का एक अभिलेख है, शक अभिलेख है, रुद्रदामन राजा था जिसका अभिलेख है गिरनार 150। इसमें पहली बार मारवाड़ शब्द मरु यानी मृत्यु देश का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सबसे पहले किस अभिलेख में जो है मारवाड़ क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, वो गिरनार का अभिलेख है 150 ईस्वी का है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि बाणगंगा, राम ने बाण छोड़ा था जो जाके पृथ्वी पे गिरता है और वहाँ पे जो है रेगिस्तान बन जाता है। बाणगंगा का उल्लेख मिलता है। अब इस पे भी विवाद है कि बाणगंगा अभी नदी वाला बाणगंगा है या बिलाड़ा के आसपास का क्षेत्र है। महाभारत में एक जनजाति मिलती है आभीर, उसका उल्लेख मिलता है। बाद में एक अभिलेख मिलता है घटियाला अभिलेख, उसमें भी आभीर जनजाति का उल्लेख मिलता है जो राजस्थान में रहती थी। एक और कहानी मिलती है, इसका नाम है धुंधुमार की कहानी। धुंधुमार की कहानी में भी मारवाड़ का जिक्र मिलता है, जिसमें एक आतताई राक्षस था जिसका नाम था धुंधु, उसकी जो है उसको मारा जाता है, उसके वध की कहानी है।
अब धीरे धीरे जो है राजस्थान के क्षेत्र की पहचान बननी जब स्टार्ट होती है तो ये पता चलता है कि भौगोलिक क्षेत्र से भारत के उस समय जो नाम दिए जाते थे उनमें एक देश का नाम था ब्रह्मावर्त, एक का नाम था ब्रह्म ऋषि। तो जो भरतपुर, अलवर, दौसा का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो कहलाता था ब्रह्म ऋषि देश का। और उत्तरी राजस्थान का जो गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र जो है वो ब्रह्मावर्त कहलाता था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना, जिसमें प्रश्न आ सकते हैं। अब जो 16 महाजनपद थे उनमें जिनके कुछ कुछ नाम मिलते हैं और कुछ 16 महाजनपद के बाद के जो जनपद हैं उनके नाम मिलते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट है मत्स्य संघ, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसकी राजधानी पहली उपवलय थी, बाद में इसका नाम विराटनगर पड़ गया। जो बैराट के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा, इसमें भी पढ़ेंगे। यहाँ से उच्चित्रित धूसर मर्दबान और उत्तरी काले पलिशदार मर्दन मिलते हैं। बौद्ध स्तूप मिलते हैं, यानी बौद्ध धर्म यहाँ पर आ गया था। तो ये मत्स्य संघ इंपॉर्टेंट है। फिर शल्व, ये अलवर का क्षेत्र था, यहाँ पर भूलिंग जनजाति यहाँ रहती थी, भद्राकार जनजाति यहाँ रहती थी। एक और क्षेत्र का नाम है योद्धे, ये जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र जो पंजाब हरियाणा से लगता हुआ है। लड़ाकू जनजातियाँ थी, इसलिए इनको योद्धे कहा जाता था। पाणिनि तथा महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। इन्होंने विशेष प्रकार के सिक्के चलाए। फिर एक और राज्य मिलता है महाजनपद, इसका नाम है सौरसेन। सौरसेन जो है वो अलवर, भरतपुर, करौली का क्षेत्र है। इसकी राजधानी थी मथुरा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। अब ये महाजनपद के काल के आगे का जो काल है वो है मौर्य और मौर्योत्तर काल है। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी, यानी 600 साल का पीरियड है। दो काल इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है मौर्य काल, ठीक है, और एक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में भी आगे आप देखोगे तो मौर्य के बाद में आता है शुंग वंश, उसका इतिहास। और विदेशी जातियाँ भारत में आ जाती है, आक्रमणकारी, वो अपने राज्य स्थापित करते हैं। इसमें सबसे पहले है हिंद यवन, जो कि अलेक्जेंडर के बाद, जो सिकंदर के बाद जो भारत में लोग आ गए थे, उन्होंने कुछ राज्य स्थापित किए जो अलग अलग डेमेट्रियस और यूथेडाइमिस, जो अलग यूक्रेटाइटिस शाखाओं में बंटे हुए थे। उसके बाद में हिंद यवनों के बाद में आ जाते हैं शक के बाद में आ जाते हैं कुषाण, और बाकी जो है और अन्य जातियाँ मिलती। तो ये इनके राज्य भारत में थे, उनके बारे में अध्ययन करते। तो सबसे पहले मौर्य काल के बारे में अगर देखेंगे तो यूनानी आक्रमण, जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तब 323 ईसा पूर्व में, तब हमारे को कई जो है जनजातियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मालव, शिवी, अर्जुना इनके नाम देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली राजस्थान के अंदर इनका आवर्जन होता है। क्योंकि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो ये जनजातियाँ आके भारत में आके अपने छोटे छोटे राज्य बना लेती है। फिर हमें अब अलग अलग राज्यों की वजह से, ये मैंने शक, कुषाण, हिंद यवन बोला, इनके कुछ सिक्के इत्यादि मिलते हैं। तो कुषाणकालीन सिक्के जो है सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और रंगमहल, सांबर, पिसांगन और नौ से मिलते हैं। शक राजा था एक नहपान, उसने राजस्थान में कई जगहों पर जो है राज्य किया, उसके हमारे को अवशेष मिलते हैं। मेन रूप से था कि पुष्कर उसके राज्य के अधीन था, उसका हमारे को उल्लेख मिलता है। एक राजा और है शकों का, इसका नाम है रुद्रदामन, उसका जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें मरु प्रदेश पर उसने योद्धेयों को पराजित कर पे कब्जा कर लिया था, मालवों और युद्ध, उसका उल्लेख मिलता है। बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ा भंडार मिलता है सिक्कों का, जिसका नाम है सांवरणीय, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सबसे बड़े भंडारों में से एक माना जाता है। इसमें भी शक शासकों के सिक्के मिलते हैं, ये पूछा जा सकता है। नोह, भरतपुर के बारे में पिछले बार हमने चैप्टर में चर्चा की थी, यहाँ भी उल्लेख मिलता है कि यहाँ से भी शकों के सिक्के मिलते हैं। फिर यहाँ इस समय के जो इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, बैराट हमने पहले पढ़ चुके हैं, नगरी के बारे में पढ़ चुके हैं, लालसोट से भी हमारे को कुछ सिक्के मिलते हैं। बैराट के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पर भाबरू बैराट अभिलेख मिलता है, जिसके मेजर बर्ट ने इसकी खोज की थी। अशोक की धम्म की नीति के प्रसार के बारे में हमें इसका उल्लेख मिलता है इसमें, और इसमें अशोक अपने आप को मगधराज कहता है। दूसरा अभिलेख जो है वो है भीम डोंगरी लघु शिलालेख, ये कार्लाइन 1872 में उसकी खोज की थी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए दोनों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाबरू, प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना। इस काल की जो समाज संस्कृति अगर आप देखेंगे तो इस समय का एक अभिलेख, इसका नाम है खंडेला अभिलेख। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दिवस में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, वो अभिलेख इतने साल पुराना है, समझ लीजिए आज से 2500 साल पुराना अभिलेख है, जो उल्लेख करता है एक शिक्षक मूल उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में उसकी याद में उसके स्टूडेंट्स जो है उसका स्मारक बनवाते हैं। तो खंडेला अभिलेख में उसका उल्लेख मिलता है। धर्म की अगर बात करें तो पुष्कर में बौद्ध भिक्षुकों के निवास के हमारे को संकेत मिलते हैं। बैराट, नगरी, चित्तौड़, लालसोट में बौद्ध अवशेष मिलते हैं।
और ख़ास करके नगरी का जो अभिलेख है उसमें बौद्ध सिद्धांत करुणा पर बार बार जोर दिया गया, जब हमने नगरी के बारे में पिछली बार चैप्टर में पढ़ा था। भागवत धर्म का भी इस समय उल्लेख मिलता है। घोसुंडी अभिलेख, जिसको हाथीवाड़ा घोसुंडी अभिलेख बोलते हैं, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, चित्तौड़गढ़ में नगरी के पास स्थित है। ये ब्राह्मी भाषा में लिखा गया अभिलेख है, ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और डी आर भंडारकर ने इसका उद्वाचन किया, इसको डिसाइफर किया है। ये भारत में नहीं, राजस्थान में नहीं, भारतवर्ष में भागवत धर्म के सबसे पुराने अभिलेखों में से एक माना जाता है, प्राचीनतम अभिलेख माना गया है। तो कहने का मतलब है कृष्ण का धर्म, भागवत का धर्म, वासुदेव का धर्म, संकर्षण का धर्म, ये इसके बारे में हमारे को जानकारी मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पता चलता है, इस अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि एक वंश है, इसका नाम है गजवंश, उसके सर्वतात नाम के एक राजा ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, उसका उल्लेख इसमें मिलता है। दूसरा एक अभिलेख, इसका नाम है अमलेश्वर अभिलेख, ये 1म शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। ये भी भारत में भागवत धर्म का, राजस्थान में भागवत धर्म के प्रसार का उल्लेख करता है। जैन धर्म की बात करें तो भीनमाल, जिसको पहले श्रीमाल भी कहा जाता था, ये उसका प्रमुख केंद्र था। वहाँ एक राजा थे जयसेन, जिसने अपने आप को क्षत्रिय से जैन बना लिया था। तो भीनमाल उस समय जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, आज भी बहुत बड़ा केंद्र है। राजस्थान में हमारे को कई जगह पर यूप मिलते हैं, यूप यानी बड़े बड़े पिलर मिलते हैं, यज्ञ के पिलर मिलते हैं, जो ये पता चलता है कि मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म जितना प्रचलित था, मौर्योत्तर में ब्राह्मण धर्म जो था, सनातन धर्म था, पुनः जो है अपनी जड़ें जमा रहा था। तो कुल मिला के ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों का ही हमारे को उल्लेख मिलता है, हमारे को अभी साक्ष्य मिलते हैं राजस्थान में। एक और धर्म है, इसको यक्षिणी पूजा का धर्म माना जाता है, तो तीनों धर्मों से संबंधित है। तो उसकी यक्ष की मूर्ति 9 से मिलती है, जिसके बारे में हमने पहले भी उल्लेख किया था, जिसको जाख बाबा कहा गया है। ठीक है, ये यक्ष की मूर्ति मिलती है। अब एक विशेष फैक्ट ये है कि शक एक राजा था, जिसका दामाद था उषावदात। वो जब राजस्थान में पुष्कर में तीर्थ यात्रा करता है तो पहली बार राजस्थान में नारियल लेके आता है। ऐसा माना जाता है राजस्थान में नारियल लाने का श्रेय जो है वो शक राजा नहपान और उषावदात को जाता है। तो ये है राजस्थान के 800 वर्ष का इतिहास, जो कि महाजनपद काल से लेके और मौर्योत्तर काल तक है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गुप्त काल रहेगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।